हैं और इसे खत्म करते हैं। ये ग्रेविटेशन, सबसे पहले ग्रेविटेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, न्यूटन्स लॉज में आपको मैंने बताया था कि दो तरह के फोर्सेस होते हैं आपके, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, एक होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं कि सपोज कीजिए मार्कर है और इस मार्कर को जब मैं किससे कॉन्टैक्ट करूंगा? इस आपके बोर्ड से, तो यहां पर मैं यहां पर क्या कर दूंगा? लिखना शुरू कर दूंगा। तो इसके पॉइंटर के और इस बोर्ड पर इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही क्या होता है? मैं इस बोर्ड पे लिख पा रहा हूं। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। बट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है कि विदाउट किसी कॉन्टैक्ट के भी वो हमारा काम करता है, विदाउट किसी कॉन्टैक्ट फोर्सेस के भी वो हमारा काम करता है। तो सो द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बात भी ध्यान रखने की है कि ये जो फोर्स होता है ये ऑलवेज क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। तो द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज कहां लगता है? कभी कहीं भी लगेगा, केवल दो बॉडीज के बीच में वो अप्लाई होगा। टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी टू बॉडीज है, उन टू बॉडीज का क्या है? आपस में जो भी उसमें फोर्स लगेगा, क्लियर है, उसमें उसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। नॉन कांटेक्टिव फोर्स कैसा? आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है, अट्रैक्टिव फोर्स है, और बिटवीन टू बॉडीज के लगता है इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स में, चाहे वो मिल्की वे गैलेक्सी है, आपका आपका सोलर सिस्टम है, या आपका मून किसके राउंड घूम रहा है? आपका अर्थ के राउंड घूम रहा है। तो ये वाला जो ग्रेविटेशन है फोर्स, वो सभी पर एप्लीकेबल है जो मास कंटेन करते हैं, क्लियर है। एक बात और है कि जो आपका ग्रेविटेशन है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में सबसे वीक फोर्स माना जाता है। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। चार फोर्सेस होते हैं, चार फोर्सेस में से, अभी वो आपके लेसन में नहीं है, उन फोर फोर्सेस में से, जैसे कि एक वीक फोर्सेस होते हैं और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, तो उसमें से जो सबसे वीक फोर्स है वो हमारा क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है। तो उसकी बात कभी आगे करेंगे, अभी फिलहाल में इस माइंड मैप को खत्म करते हैं। तो ये जो ग्रेविटेशन है, द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, क्लियर है। कोई भी आपसे पूछे कि ग्रेविटेशन क्या होता है, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे? द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे F से डिनोट करते हैं। अर्थ जिस फोर्स से किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वही क्या कहलाता है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स इट, ये जो अर्थ है हमारी, वो किसी भी बॉडी को अगर अट्रैक्ट कर रही है, हम खाली यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहे हैं अर्थ का ले रहे हैं, हम इसमें सन का भी ले सकते हैं, इसमें पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में किसी भी सोलर सिस्टम में किसी भी प्लेनेट का ले सकते हैं, बट हम सिंपलेस्ट के लिए हम किसका ले रहे हैं? यहाँ पर अर्थ का एग्जांपल ले रहे हैं। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स इट, जिस फोर्स के कारण उस बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे क्या बोलते हैं हम? यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इट डज नॉट नीड एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो फोर्स है हमारा, ये फोर्स जो है वो कैसा है? आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसको आपस में लगने के लिए किसी भी कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप छत पर खड़े होकर कोई भी बॉल अगर आप नीचे ड्रॉप करोगे तो वो बॉल हमेशा कहाँ आएगी? नीचे ही आएगी। जो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था वो भी कैसे दिया था कि एक पेड़ के नीचे
वो सेब वाला पेड़ था, और वो सेब वाले पेड़ के नीचे क्या था, वो सेब आकर गिरा, और न्यूटन ने जब भी थिंक करा कि कोई ना कोई ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उस एप्पल को, सेब को अपनी तरफ खींच रहा है, धरती की तरफ खींच रहा है, अर्थ की तरफ उसे पुल कर रहा है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स इट, ये क्या कहलाता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। क्लियर है? तो यहां तक तो बात है ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटन ने कैसे डिफाइन करा? तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटन ने कैसे डिफाइन करा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इसे डिफाइन करा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अट्रैक्टिव फोर्स, जो भी अट्रैक्टिव फोर्स है, दो मासेस के बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, ओके, जो भी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के क्या होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो हमने उससे क्या ड्राइव करा था कि आपका जो F है वो प्रोपोर्शनल किसके था, m1 इंटू m2 के था, और F जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1 अपॉन किसके, आपकी r स्क्वायर के, जहां पर r क्या है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। और ध्यान से देखिए ये जो डिस्टेंस हमने ली है इसके सेंटर से ली है, क्योंकि हम मानते हैं कि पूरा का पूरे सिस्टम का जो मास है वो एक किसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है। क्लियर है? तो यहां से हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं कि जो फोर्स लग रहा है उन दोनों मासेस के बीच में उनके प्रोडक्ट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके इनवर्स, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को जब हमने यहाँ पर जोड़ा तो क्या है, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, एक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी, वो कांस्टेंट हमने लगाया, वो कांस्टेंट क्या कहलाता है आपका, कैपिटल G, कैपिटल G। इसे क्या बोलते हैं आप, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं G। इसकी वैल्यू क्या रहती है, पूरे ब्रह्मांड में आप कोई भी अगर प्लेनेट ले रहे हैं, कोई भी बॉडी ले रहे हैं, इस G की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और वो जो कांस्टेंट वो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ओके, जो यूनिट मैंने इसमें ली है वो ली है MKS से। क्लियर है? तो ये जो G है ये क्या है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 m2 क्या है, इसमें मासेस है, ये जो दो मासेस है, दो मासेस के बीच में ये फोर्स लगा, ये फोर्स क्या है आपका, ऑलवेज अट्रैक्टिव है, कि ये m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है और m2 m1 को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है, और ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके क्या है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही आप m1 या m2 में से किसी को बढ़ाते हैं तो वो फोर्स भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और अगर आप इस r को क्या करते हैं, r को अगर आपने बढ़ाया तो r को बढ़ाने पर क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर F इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर r को यहाँ पर बढ़ाएंगे, r को बढ़ाने का मतलब है कि इन दोनों के बीच को, इन दोनों मासेस को हम दूर लेकर जा रहे हैं, तो जैसे ही इसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे वैसे ही क्या होगा कि r की वैल्यू इंक्रीज करती हुई चली जाएगी, और r की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज करेगी, अगर सपोज कीजिए कि r की वैल्यू यहाँ पर 2 थी और 2 से क्या होगी, 4 हो गई, 2 से 4 हो गई, तो f जो डिक्रीज होगा वो क्या होगा, 4 का स्क्वायर, मतलब 60 टाइम्स वो डिक्रीज हो जाएगा, वो 60 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर याद रखने की है, इस पर बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो ये जो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप समझ गए होंगे कि दोनों जो मासेस हैं उनकी प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। क्लियर है? इसके बाद क्या है कि यहां से हम क्या पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं हम, किसका, मास का। मास क्या होता है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी
इट्स यूनिट इज केजी। कि कोई भी अगर बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जितना भी मास कंटेंट है, जो भी मास कंटेंट है उसके ऊपर, जो भी उसके अंदर क्वांटिटी है किसकी, मैटर की, जो भी उसके अंदर मैटर कंटेंट है उसकी जो क्वांटिटी है वही क्या बताती है, उसका मास बताती है। और मास कभी भी चेंज नहीं होता। आप यहाँ पर मास को देखो, आप मून पर जाकर देखो, आप मार्स पर जाकर देखो, आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाकर देखोगे तो ये m की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बिकॉज ये किसकी प्रॉपर्टी है, उस बॉडी की प्रॉपर्टी है कि उसने जितना भी मैटर कंटेंट किया हुआ है वो क्या है, आपका फिक्स्ड है। क्लियर है। इस मास की जो यूनिट होती है वो केजी होती है, किलोग्राम, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मींस केवल अगर हमने ये बता दिया कि मास अगर 5 केजी है, अगर हमने बता दिया कि मास कितना है 5 केजी, तो हम इसे 5 केजी से ही स्पेसिफाइड कर सकते हैं। केवल इसके मैग्नीट्यूड से ही इसे स्पेसिफाइड कर सकते हैं। हमें इसमें किसी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर जगह आप कहीं पर भी आप इसे देखोगे तो मास की वैल्यू क्या रहती है, यहाँ पर फिक्स रहती है। क्लियर है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन फोर्स का और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। एक मैंने आपको बताया मास। अब इस मास के बाद आ जाती है किसकी बात, वेट की बात आ जाती है। क्लियर है। अब वेट की बात करते हैं। ये वेट क्या है कि उस मास पर अर्थ कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, कितना अर्थ उस पर एट्रैक्टिव फोर्स जो है अप्लाई कर रही है, कितने फोर्स से उसे वो खींच रही है, उसी ही हम क्या बोलते हैं, उसका वेट बोलते हैं। द फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और कहां खींच रही है, अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। सेंटर की तरफ खींचने का क्या मतलब है, हम ये मानते हैं कि पूरा का पूरा जो अर्थ का मास है वो कहां पर है, उसके सेंटर पर कंटेंट है। ठीक है। तो द फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, कि अपने सेंटर की तरफ जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से उसे अट्रैक्ट कर रही है वही क्या कहलाता है, उसका वेट कहलाता है। क्लियर। तो मास और वेट में ये डिफरेंस आप याद रखें, मस्ट रिमेंबर है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको क्या दिया था कि मास और वेट में मैंने आपको एक डिफरेंस टेबल भी आपको समझाई थी। क्लियर है। वेट क्या है, वेट एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। क्योंकि वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है, एक तरह का फोर्स है जो अर्थ लगा रही है उस बॉडी पर और उस फोर्स से उसे अट्रैक्ट कर रही है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है। क्लियर है। तो ये इसका फॉर्मूला कैसे आया, इसका जो फॉर्मूला आया है वो आपका आया है न्यूटन के सेकंड लॉ से। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, कि अगर कोई बॉडी ए एक्सीलरेशन के साथ एक्सीलरेटेड हो रही है, उसका मास m है, तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, F। क्लियर है। बट अगर वो बॉडी, ये जो g है, इस g को भी अभी पढ़ेंगे कि ये जो g है ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहलाता है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो अट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और जहां पर वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के साथ, वहां पर क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो वही जो एक्सीलरेशन है वो क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो इस एक्सीलरेशन a को हम किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर g से रिप्लेस करेंगे, और इस फोर्स को यहाँ पर किससे रिप्लेस करेंगे, w से। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, w इक्वल टू mg। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने वाली चीज है। ये भी याद रखें कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है, क्योंकि ये फोर्स के इक्विवेलेंट होता है, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्शन पे भी आपकी डिपेंड करती है। आपका वेट जो है वो पोल्स पर अलग होगा और आपका इक्वेटर पे अलग होगा, या इसका जो वेट है वो अर्थ पर अलग होगा और मून पर अलग होगा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि मून पर जो इसका जो वेट होता है वो क्या हो जाता है, 1/6 टाइम्स हो जाता है। क्लियर है। कि अगर हम यहाँ पर कोई भी बॉडी है उसका अगर वेट मेजर कर रहे हैं 60 न्यूटन, तो वो
मार्स पर जाकर, सॉरी मून पर जाकर उसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा 1/6 टाइम्स हो जाएगा, और 60/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर समझने की है कि वेट क्या होता है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ये मैंने आपको अभी बताया था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये जो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होती है। अब ये केवेंडिश ने इसे फाउंड किया था। क्लियर है। केवेंडिश एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस जी के वैल्यू को फाउंड करा था। क्लियर है। ये बेसिक किसी एक मार्क में या एमसीक्यू में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है। अदरवाइज ये ज्यादा क्वेश्चन ये आता नहीं है। जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो इन्हीं पर ही आते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें जो स्मॉल जी की मैंने आपको बात करी थी, तो स्मॉल जी क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी जस्ट मैंने बताया कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कि अगर कोई बॉडी क्या कर रही है फ्रीली फॉल कर रही है। फ्रीली फॉल का मतलब कि इस मैंने मार्कर को लिया और यहां से मैंने इसे ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी अभी मैंने यहाँ पर पकड़ रखा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन जैसे ही मैंने इसे छोड़ दिया तो आप क्या देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स क्या करता है इसकी वेलोसिटी में चेंज करता है। और जहां पर इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा टाइम के साथ, तो टाइम के साथ जैसे इसकी वेलोसिटी में चेंज होता है वहां पर एक एक्सीलरेशन आ जाता है। उसी एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, वो क्या कहलाता है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, और इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू को मैंने लास्ट क्लास में कैलकुलेट करना बताया था कि हम एक तो न्यूटन का सेकंड लॉ लेते हैं या ये वेट का फॉर्मूला ले लेते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या होता है W=mv। तो ये भी क्या है अर्थ के द्वारा लगाया हुआ फोर्स है, और ये फोर्स भी अर्थ के द्वारा लगाया गया। क्लियर है। तो इन दोनों फोर्सेस को हम क्या रख देते हैं, इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पर mg=Gmem/r² आ जाता है। यहाँ पर mg जो है वेट है और ये वाला जो है फोर्स है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस मामले में अगर दोनों को बराबर रखते हैं तो इस m से ये जो मास है, क्योंकि मास क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। क्लियर है। इस m से ये m क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो स्मॉल g होगा वो कैपिटल G me/re² के इक्वल होगा। अब यहाँ पर g की वैल्यू हमें पता है कैपिटल G की 6.67 × 10⁻11 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। me क्या है मास ऑफ अर्थ है, तो इसकी क्या वैल्यू होती है 6 × 10⁻24 kg। 6 × 10⁻24 kg होती है। और re क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी होती है आपकी 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है। क्लियर है। उन दोनों वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 9.8 मीटर/सेकंड² आ जाएगी। बहुत से जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 9.8 की जगह हम क्या लिख देते हैं 10 मीटर/सेकंड² लिख देते हैं। बट आपको एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको क्या लिखना है 9.8 मीटर/सेकंड² ही लिखना है। आप देख सकते हैं कि इसकी यूनिट भी किसके इक्विवेलेंट है, एक्सीलरेशन के। जो ए एक्सीलरेशन होता है उसकी भी यूनिट क्या होती है मीटर/सेकंड²। सेम इसी तरह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी यूनिट क्या होगी मीटर/सेकंड² होती है। ये जो होता है ये दोनों में रिलेशन होता है स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ये बहुत बार पूछने के लिए आ जाता है कि राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो ये जो आपका ये इतना ये जो आपका होगा ये आपका जो रिलेशन होगा स्मॉल जी Gme/r²। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, वेयर स्मॉल जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दोनों में एक रिलेशन आ जाता है। अब एक बात और समझ लेते हैं कि ये जो जी है स्मॉल जी,
ये किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड कर रहा है, एक जी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये जी तो कांस्टेंट है 6.67 into 10⁻11। ये एमईबी क्या है? ये भी कांस्टेंट है। बट अर्थ की जो रेडियस है वो पूरे अर्थ पर क्या है, वो सेम नहीं होती है, क्योंकि अर्थ क्या है, पूरा सर्कल नहीं है। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? अर्थ की जो शेप है वो इस तरह से होती है कि ये अगर हमने माना कि ये आपकी अर्थ की शेप होगी, ये वाली अर्थ की ये शेप होगी, ठीक है। ये वाली अर्थ की शेप मान ली, ये इसका इक्वेटर हो गया, ये इसका पोल्स हो गया। तो यहाँ पर जो होती है, इधर ये जो होती है, इसे समझ लो मैंने बोला यहाँ पर R1, इसे बोला R2। तो इस R1 की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन किससे होती है? R2 से होती है। पोल्स पर इसकी वैल्यू कम होती है और इक्वेटर पर इसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसका जी का जो रिलेशन है आर ई के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है। तो जितना यहाँ पर आर ई ज्यादा होगा उतना ही जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? और जितना आर ई की वैल्यू यहाँ पर कम होगी उतनी ही जी की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि एट पोल्स पर, इस पोल्स पर जो आर की जो वैल्यू है वो क्या है? यहाँ पर आपकी ये वैल्यू यहाँ पर कम है विद रेस्पेक्ट टू इक्वेटर के। तो ये वाली वैल्यू आपकी आर की यहाँ पर क्या हो गई? कम हो गई। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? तो इसी तरह से हम बताते हैं कि जो पोल्स पर है वो जी की वैल्यू क्या होती है? जी ज्यादा होती है विद रेस्पेक्ट टू द इक्वेटर। इक्वेटर पर देखेंगे तो इक्वेटर पे जो आपकी जो डिस्टेंस है वो पोल्स के रेस्पेक्ट में क्या है? कम है। तो इसी वजह से क्या होगा कि जो इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? आपकी कम होती है। ये कॉन्सेप्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सारा हमने इधर वाला पार्ट जो है वो कवर कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 पॉइंट बचे हैं और ये जो 2 पॉइंट हैं इन्हें भी हम क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। अब आते हैं किस पर? हम केपलर्स लॉस ऑफ मोशन पर। तो केपलर ने भी, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 लॉज दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ रिलेटेड टू द प्लेनेटरी मोशन। ये 3 इन्होंने यहाँ पर लॉ दिए। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है कि द पाथ ऑफ द प्लेनेट, कोई भी पाथ है वो सन के चारों ओर किसमें? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है और सन कहां पर है? उसकी एक फोकी पर है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इलिप्स है उसके 2 फोकस होते हैं और जो फोकी होता है वो एक प्लूरल वर्ड होता है। तो उस इलिप्स में अगर हम किसी दोनों फोकस में से एक फोकस पर सन को रखें तो वो क्या है? आपका जितना भी जो भी प्लेनेट है उसके चारों ओर क्या है? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सर्कुलेट कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और जिस पाथ पर वो चक्कर लगा रहे हैं वो उसका क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। तो ये वाली चीज आपको यहां से याद रखनी है कि ये इसकी शेप क्या है? इलिप्स की है विद द सन एट वन ऑफ द फोकी, जहां पर सन उसकी एक फोकी पर, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? सेकंड लॉ की। इसे पहले वाले को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ आपका ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। यहां पर सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ बोलता है एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट अराउंड सन इज कांस्टेंट। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपका, क्लियर? कि जो भी प्लेनेट सन के चारों ओर आपका ऑर्बिट में घूम रहा है वो इक्वल डिस्टेंसेस में, वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करता है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया वो कवर करता है। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करेगा तो एरियल वेलोसिटी क्या होती है आपकी? कि जो आपकी डीए, जो भी आपका किसमें चेंज है? एरिया में चेंज है, और अपॉन डीटी। तो ये वाला अगर डीए अपॉन डीटी तक आप नहीं पहुंचे हैं तो आप इसे डी अपॉन डीटी को छोड़िए और सिंपली लिखिए डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डिफरेंस को, डिफरेंस वाला साइन होता है। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी वो क्या होता है? यहाँ पर कांस्टेंट होता है। क्लियर है? एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेनेट टू द सन
कि इसकी जो मीन डिस्टेंस होती है, मीन डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें एक पेरिजी होती है, एक अपोजी होती है, कि जो आपका इलिप्स है, सन सपोज कीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर सन है, तो एक तो ये वाली डिस्टेंस होती है और एक ये वाली डिस्टेंस होती है। ये वाली डिस्टेंस कम होती है, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होती है। सपोज कीजिए कि ये हमारी A1 है, या सपोज कीजिए कि ये आपकी A1 है और ये आपकी A2 है। क्लियर है? तो मीन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? A1 प्लस A2 अपॉन 2 से निकालेंगे। A1 प्लस A2 अपॉन 2 से उसकी मीन डिस्टेंस को हम निकालते हैं। तो A1 प्लस A2 अपॉन 2 क्या आ जाता है? R आ जाता है। R इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन 2। क्लियर है? तो ये जो मीन डिस्टेंस है, इसका जो क्यूब होगा वो किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा? टाइम पीरियड के। और ये टाइम पीरियड क्या है कि जिस टाइम पीरियड में वो प्लेनेट उस ऑर्बिट का पूरा एक चक्कर खत्म करता है। जैसे कि अर्थ जो है वो 365 डेज और 6 आवर में सन का एक पूरा का पूरा वो चक्कर आपका खत्म करती है। ठीक है, जब भी तो 1 ईयर आता है, 1 ईयर में कितने होते हैं? 365 डेज और अप्रोक्सीमेट 6 आवर्स होते हैं। तो वो जो आपका क्या कहलाता है? उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये जो मीन डिस्टेंस है, इस टाइम पीरियड के, इस मीन डिस्टेंस का क्यूब क्या होता है? टाइम पीरियड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं? यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं, k लगा देते हैं, और k क्या हो जाता है? k इज इक्वल टू r क्यूब अपॉन t स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? अब ये हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है? k इज इक्वल टू r क्यूब अपॉन t स्क्वायर, बिकॉज r क्यूब अपॉन t स्क्वायर हमने देखा कि ये यहाँ पर क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब सपोज करो कि ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी किस काम आती है? ये कांस्टेंट क्वांटिटी आती है आपकी दो प्लेनेट की आपस में डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, इस पर आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। इस चीज को मैं यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ कि ये जो सपोज कीजिए पहले प्लेनेट के लिए क्या हो जाएगी? r1 क्यूब अपॉन t1 स्क्वायर, ये इक्वल टू r2 क्यूब अपॉन t2 स्क्वायर। ये एक प्लेनेट के लिए होगी, ये दूसरे प्लेनेट के लिए होगी, ऐसे दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। क्लियर है? तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, ये इससे भी हमारे काफी न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है आपका इस पे मस्ट आता है। क्लियर है? तो इस पर आप जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, इससे आप सोल्व करके जरूर देखें। क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी फ्री फॉल की। फ्री फॉल क्या? जब से हम पढ़ा रहे हैं वो फ्री फॉल ही तो हो रहा है। जो भी जितनी भी आपके बॉडीज हैं, सही है, अगर सपोज करिए वो ऊपर से नीचे की तरफ मोशन कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ मोशन कर रहे हैं, और मोशन किसमें कर रहे हैं? इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सन ग्रेविटेशनल फोर्स। सन के जो ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में ही वो, सॉरी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में ही वो आपके मोशन कर रहे हैं। तो वो जो आपका कहलाता है व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन। केवल और केवल कौन सा फोर्स लगना चाहिए यहाँ पर? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा कोई और दूसरा फोर्स यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। क्लियर है? तो अगर वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के आपके इन्फ्लुएंस में ही वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम? ये फ्री फॉल बोलते हैं। क्लियर है? लास्ट क्या है इसमें? इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। इसी के ऊपर ही आपकी जो तीन इक्वेशंस है, आपके बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ द क्वेश्चंस इसी के ऊपर आते हैं, ये जो तीनों इक्वेशन है। तो इन तीनों इक्वेशन को आप ध्यान से और समझ लीजिए कि ये जो v है, हमने तीन इक्वेशन निकाली थी जब हम पढ़ रहे थे मोशन कि v बराबर u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहां पर u इज द इनिशियल वेलोसिटी थी, आपकी v क्या थी? फाइनल वेलोसिटी थी, आपका जो s था वो s था आपकी डिस्टेंस, और a क्या था? एक्सीलरेशन था। क्लियर है? तो v आपकी फाइनल वेलोसिटी, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, और a आपका एक्सीलरेशन हो गया, और s आपकी डिस्टेंस थी। बट इन केस ऑफ फ्री फॉल वाले केस में क्या होगा
कि फ्री फॉल वाले केस में सपोज कीजिए कि अगर कोई भी बॉडी यहां से यहां से अगर नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, सपोज कीजिए आपको दिखाई देगा, अदरवाइज मैं दूसरा मार्कर लेता हूं कि ये जो बॉडी किसके इन्फ्लुएंस में आ रही है, यहां से किसी हाइट पर थी और यहां से नीचे आ रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी थी यहाँ पर u थी और ये बढ़ते बढ़ते कितनी होगी, यहाँ पर v होगी। क्लियर है, ये v होगी, तो ये u इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी v होगी। अब u से इसकी वेलोसिटी v चेंज हुई है तो ये एक्सीलरेशन होगा, और ये वाले अगर ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण अगर जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर g होगा, स्मॉल g। तो ये जो g है, ये g हमें पता कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये यहां से यहां तक की जो हाइट है हमने कितनी ले ली, h ले ली। क्लियर है, तो यहाँ पर केवल और केवल हमें क्या करना पड़ेगा, दो ही क्वांटिटीज हमें चेंज करनी है। पहली v इजिकल टू ये क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी, ए को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, g से, क्योंकि अब जो एक्सीलरेशन है वो कौन सा लग रहा है, यहाँ पर g लग रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, जो हाइट होगी इसकी वो कैसे निकालेंगे, h इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इससे क्या निकालेंगे हम, इसकी हाइट को निकाल सकते हैं। सॉरी, थर्ड वन क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। क्लियर है, तो यहां पर क्या है, एक कॉन्सेप्ट आपको मस्ट रिमेंबर करने वाला है कि ये जो अगर पार्टिकल है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो अर्थ इसे क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, सही है, और ये अर्थ के अट्रैक्शन के ही डायरेक्शन में जा रहा है। द पार्टिकल इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो जी क्या लिया जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव लिया जाएगा। क्लियर है, बट अगर अर्थ का जो अट्रैक्शन है वो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा, लेकिन पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, तो अगर ये दोनों चीजें, ये दोनों कॉन्सेप्ट है, इन दोनों कॉन्सेप्ट में ही बच्चे गलती करते हैं और इसी से ही क्या है वो न्यूमेरिकल को गलत करके आते हैं। तो आपको ये मस्ट रिमेंबर रखना है कि अगर वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आपका अर्थ के अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर ये ऊपर की तरफ फैलने से तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, तो ये दो बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है। एक ये जो है पोल्स पर आ जाता है, ये वाला जो क्वेश्चन है कि पोल्स पर इसकी जी की वैल्यू कितनी होगी और यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है। एक जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि अगर मून पे अगर हम मास निकाल ले, मून पे वेट निकालते हैं तो मून पे जो वेट होता है वो 1/6 टाइम्स क्या होता है, वेट ऑफ द अर्थ होता है। क्लियर है, तो वो वाला आप कॉन्सेप्ट भी याद रखें। और इस पूरे के पूरे, अगर आपको इस पूरे के पूरे वीडियो में कोई भी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है, और अगर आपको लगता है कि वर्थ वाचिंग है इतनी वीडियो, तो आप इसे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ यू फाइंड द वीडियो इज वर्थ वाचिंग, then only you can subscribe or like this video. Okay, so thank you so much, thank you very much.